Hello all, welcome to Success Journey. यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल या फिर इंजीनियरिंग सर्विस जिसको हम कहते हैं 2019-20 इसका हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 31 देखा था। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 32 से लेके और आगे का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को। 32nd question. A cast iron column of external diameter 300 mm is 20 mm thick. तो कास्ट आयरन का कोई कॉलम है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है 300 mm और इंटरनल डायमीटर हो जाएगा, इसमें से माइनस करके हम फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द सेफ कंप्रेसिव लोड ऑन द कॉलम विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 इफ द क्रॉसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सिंपल है, आपको कॉलम का एक्सटर्नल डाया गिवन है और इंटरनल डाया गिवन है, तो P अपॉन ए से हम वेरी इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम क्रॉसिंग स्ट्रेंथ की बात करें या फिर सेफ लोड की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ 5 गिवन है। नाउ पीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अलाउबल स्ट्रेस इनटू एरिया डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अलाउबल स्ट्रेस इनटू एरिया से हमें पीसी मिलेगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। अब अलाउबल स्ट्रेस के लिए क्या है, अलाउबल स्ट्रेस हमें गिवन है 550 इंटू एरिया पाई 4 डी स्क्वायर से, तो पाई बाय 4 और डी यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल डाया और माइनस इंटरनल डाया। तो एक्सटर्नल डाया कितना गिवन है, एक्सटर्नल डाया है 300 mm स्क्वायर। तो 300 का स्क्वायर माइनस अगर हम डायमीटर की बात करें, डायमीटर कितना हो जाएगा 20 mm इधर से माइनस और 20 mm इधर से माइनस, तो 40 mm माइनस हो जाएगा। 300 से 40 गया तो 260 का स्क्वायर। ये हो गया एफ सी इंटू ए का फॉर्मूला डिवाइड बाई 5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 1935.21, दैट मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वाटर सीमेंट रेशियो फॉर अ फेरो सीमेंट मिक्स। फेरो सीमेंट क्या होता है, बहुत ही थिन सेक्शन होता है और इसको हम वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं जहाँ पे क्रैक बहुत ही प्रोमिनेंट हो कि क्रैक हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो वहां पे हम फेरो सीमेंट यूज करते हैं। इसमें हम स्टील की बहुत ही पतले पतले वायर्स के रूप में मेसिंग यूज करते हैं और सीमेंट मोटर का यूज करते हैं। इसमें कोई फॉर्मवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए कह रहा है वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू क्या होती है, तो इट इज जनरली बिटवीन 0.40 टू 0.50 फॉर फेरो सीमेंट। तो वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.40 टू 0.50। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है, इसमें हम ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते और ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ 6 मीटर गिवन है। पॉइंट लोड कह रहा है सेंटर पे लग रहा है, सच दैट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज देयर। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट गिवन है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम सेंटर पे पॉइंट लोड, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं PL/4। तो PL/4 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना 12। L की वैल्यू 6 मीटर है तो P की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो 12 इंटू 4 डिवाइड बाई लेंथ, ये हो जाएगा 8। तो P की वैल्यू हो गया यहाँ पे, लोड की वैल्यू 8 किलो न्यूटन। नाउ इफ EI इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम, डिफ्लेक्शन एट द सेंटर। अब डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं, अगर सेंटर है, सेंटर पे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा WL क्यूब डिवाइड बाई 48 EI या फिर PL क्यूब डिवाइड बाई 48 EI। तो P यहाँ पे हमें गिवन है, L भी हमें गिवन है और 48 EI से हम इजिली, तो P यहाँ पे गिवन है 8 और लेंथ गिवन है 6 का क्यूब डिवाइड बाई 48 EI। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 6 टाइम हो जाएगा, 6 से इसको कट करेंगे तो ये स्क्वायर टाइम बचेगा, तो 36 डिवाइड बाई EI हमें आंसर मिलेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन अकम्पनीड बाय अ सिंपल शियर स्ट्रेस Q, द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो अगर कह रहा है कि कोई भी बॉडी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन अकम्पनीड बाय सिंपल, मतलब एक प्लेन पे सिर्फ P की वैल्यू है, इस तरह से टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है और चारों साइड से शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू टाउ मान लेते हैं यहाँ पे टाउ, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल के लिए हम जानते हैं कि सिंपल अगर हो तो P बाई ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें सिंपल P की वैल्यू गिवन होती है यूनि एक्सल में तो ये फॉर्मूला होता, बट यहाँ पे अकम्पनिश्ड बाई शियर भी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, P बाई 2 प्लस P बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें हम जब वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दैट मीन्स P बाई 2 इंटू हाफ इंटू पी स्क्वायर, जब हम Q की बात करेंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए 4Q स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2P स्क्वायर। P बाई 2 अगर हम करेंगे यहाँ पे तो P बाई 2 का 2 बाहर आ गया, तो इसमें से 2 तो बाहर आ गया और इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट है टेक्निकल टर्म्स ईव्स इज डिफाइंड एज, देखिए स्लोप रूप या फिर पिच्ड रूप से एक नए क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि कौन से कंपोनेंट को क्या कहते हैं। तो एक बार आप लोग फिगर देखिए, उससे आपको हर एक का आइडिया लगेगा, और पिच्ड रूप में सिर्फ कंपोनेंट से ही क्वेश्चन आता है कि किस कंपोनेंट को क्या कहते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं, ये है पिच्ड रूप। पिच्ड रूप में आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को यहाँ देख सकते हैं, कौन से कंपोनेंट को क्या कहते हैं। तो आप इसको डेफिनेशन वाइज भी याद रख सकते हैं और कंपोनेंट वाइज भी याद रख सकते हैं। देखिए ईव किसको बोलते हैं, स्लोपिंग पोर्शन का जो एंड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ईव्स। वर्ज भी पूछा जाता है कई बार, वर्ज क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं वर्ज, ठीक है, एंड पोर्शन को। इसको बोलते हैं फ्लैट अबटमेंट, दिस इज कॉल्ड डोरमोर, डोरमोर विंडो जिसे हम कहते हैं, जिसे कहते हैं ओवरहैंग, इसको बोलते हैं वैली, इसको बोलते हैं रिज लाइन, दिस इज रिज लाइन, दिस इज रूफ पिच, दिस इज गेबल। तो गेबल का भी क्वेश्चन कई बार आता है कि ट्रायंगुलर पोर्शन फॉर्म होता है, उस ट्रायंगुलर पोर्शन को स्लैब रूफ में क्या कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड गेबल एंड दिस इज कॉल्ड हिप। तो दो पिच्ड रूफ जहां पे मिलते हैं उसको कहते हैं हिप ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा। द ईव्स, अभी हमने देखा ईव्स कहाँ है, तो ईव्स है ये एंड पोर्शन को हम ईव कहते हैं। द लोअर एज ऑफ द इंक्लाइंड रूफ सरफेस, तो ईव किसको बोलेंगे, लोअर लोएस्ट एज को ईव कहते हैं ना। बाकियों को भी देखते हैं। द एपेक्स लाइन ऑफ द स्लोपिंग रूफ, इसको हम क्या कहते हैं, अभी हमने देखा एपेक्स लाइन को क्या बोलेंगे, ये है एपेक्स लाइन, दिस इज कॉल्ड रिज, तो इसको कहते हैं रिज। तो डेफिनेशन से आपको नेम यहाँ पे याद रखना है। एपेक्स लाइन को कहते हैं रिज, लोअर एज ऑफ द इंक्लाइंड रूफ को क्या कहते हैं, ईव्स कहते हैं। स्लोप ट्रायंगुलर सरफेस, अभी हमने बताया कि जो ट्रायंगुलर सरफेस का भी क्वेश्चन बार बार आता है, इसको क्या कहते हैं ना। यहाँ पे क्या पूछा है, स्लोप्ड ट्रायंगुलर सरफेस, यहाँ पे इस ट्रायंगुलर सरफेस की बात नहीं की है, यहाँ पे स्लोप ट्रायंगुलर सरफेस की बात की है, स्लोप्ड भी हो और ट्रायंगुलर सरफेस हो, इसको बोलते हैं हिप्ड एंड, हिप्ड एंड। तो अगर स्लोप्ड ट्रायंगुलर सरफेस पूछे तो हिप्ड एंड, और ट्रायंगुलर सरफेस फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द रूफ इज called gable. Now है the ridge formed by the intersection of the two sloping surface, अभी हमने डिस्कस किया कि जो इंटरसेक्शन के द्वारा फॉर्म होता है दो स्लोपिंग सरफेस को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हिप। तो हिप और हिप्ड एंड में डिफरेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ डक्टाइल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज वन फॉर विच द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर। तो डक्टाइल मटेरियल किसको बोलते हैं, जिसका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेंथ 5% से ज्यादा हो, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेंथ 5% से ज्यादा हो तो उसको हम बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। इफ पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेंथ इज लेस देन 5% देन इट इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल। सो इज मच लार्जर देन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेथड सुटेड फॉर मेजरिंग वर्केबिलिटी ऑफ द ड्राई कंक्रीट। तो देखिए स्वम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, ये सब वर्केबिलिटी के लिए। वीकेट एपरेटस से क्या करते हैं, सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी, ये सब चेक करते हैं। तो ये तीनों टेस्ट हो गए वर्केबिलिटी का। चौथा टेस्ट होता है फ्लो टेबल टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट, ये चारों टेस्ट होते हैं वर्केबिलिटी। ना कौन सा टेस्ट हम किस कंडीशन में यूज करेंगे, वर्केबिलिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। प्लस वर्केबिलिटी के साथ इसका कैसा रिलेशन होता है इनकी वैल्यूज के साथ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हायर द स्लम्प वैल्यू हायर द वर्केबिलिटी, हायर द कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू हायर द वर्केबिलिटी। बट इन वीवी कंसिस्टोमीटर ये सेकंड्स में डिनोट होता है, इसके यूनिट भी पूछते हैं, तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हायर द टाइम इन सेकंड्स, लोअर इज द वर्केबिलिटी।
ना पूछा है कि इसमें किसके लिए पूछा है, हैविंग वेरी लो, तो वेरी लो के लिए कौन सा यूज करेंगे, कंसिस्टोमीटर। याद कर लीजिए, ये वेरी लो से लो के लिए कंसिस्टोमीटर, वीवी कंसिस्टोमीटर यूज करते हैं। इसका यूनिट होता है टाइम सेकेंड में और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लो हायर द टाइम लोअर इज द वर्केबिलिटी। दूसरा देखते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर कब टेस्ट यूज करेंगे, मीडियम में, अगर मीडियम वर्केबिलिटी है उस केस में। स्लम्प टेस्ट भी अगेन मीडियम के लिए यूज किया जाता है। और अगर बहुत ही हाई वर्केबल है, दैट मीन्स बहुत ही वेट या फिर बहुत ही विस्कस अगर हमारा कंक्रीट है, उसके लिए हम फ्लोटेबल टेस्ट। तो वेरी हाई के लिए फ्लोटेबल टेस्ट और वेरी लो के लिए कंसिस्टोमीटर टेस्ट। बाकी मीडियम टू हाई के लिए ये दोनों यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था इसमें, वेरी लो, तो वीवी कंसिस्टोमीटर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया किसको कहते हैं, सीजी को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कहते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं। तो याद रखिए, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड सीजी एंड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसके लिए पूछ रहा है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए विड्थ बी है। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, विड्थ बी है और डेप्थ एच है, तो अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट तो जीरो ही रहेगा हमेशा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट पूछ रहा है मोमेंट सीजी की वैल्यू, तो सीजी की वैल्यू तो सीजी के अबाउट ही पूछ रहा है, तो जीरो ही रहेगा हमेशा। यहाँ पे क्या चेंज कर दिया है कि आपको ये जानने की कोशिश की जा रही है कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, ये आपको पता है या नहीं, बस इसमें और कुछ नहीं। और आप ये जानते हैं कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया को ही सीजी कहते हैं, तो सीजी के अबाउट पूछा है तो ये जीरो ही होने वाला है। सिमिलरली अगर यहाँ पूछता कि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, तो क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12। अगर सब कुछ सेम होता, अगर यहाँ पूछता फर्स्ट की जगह सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करो, तो बी डी क्यूब बाई 12। अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड 2016, द स्लोप ऑफ द रैम्प इन द बिजनेस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि एनबीसी कोड 2016 के 2016 के आधार पे रैम्प की स्लोप किसको एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सो अगेन दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, सो दिस इज 1 in 12, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द बीम एट नियर एंड व्हेन फार एंड इज हिंज। तो फार एंड अगर हिंज हो तो 3EI/L। और किसका रेशियो पूछ रहा है, टू द स्टिफनेस ऑफ द बीम व्हेन एट द नियर व्हेन एंड इज फार एंड इज फिक्स्ड, तो 4EI/L। तो 3EI/L होता है फार एंड इज हिंज्ड, और 4EI/L कब होता है, जब फार एंड इज फिक्स्ड हो। तो इसको कट करते हैं, देखते हैं क्या बचता है, तो 3/4, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्रॉपर्टी फेच अ नेट एनुअल इनकम, नेट एनुअल इनकम है 80,000 आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द आउटगोइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% गिवन है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू से एक नई क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपको पहले फॉर्मूला याद रखना है। तो इसमें होता है नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय ईयर्स परचेज, तो नेट इनकम तो यहाँ पे गिवन है 80,000। अब ईयर्स परचेज कैसे निकालते हैं, तो ईयर्स परचेज इज इक्वल टू 100 अपॉन एनुअल रेट। तो यहाँ पे 100 अपॉन एनुअल रेट कितना गिवन है, 6 गिवन है, 6%, तो ये हो जाएगा 16.66। ठीक है, ये यहाँ से मिल जाएगा ईयर्स परचेज, तो और 16.66 मल्टीप्लाई बाय 80,000 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम है और डिफ्लेक्शन कहाँ पूछ रहा है, फ्री एंड पे, सब्जेक्टेड टू अ कपल एट फ्री एंड। यहाँ पे कपल एम है एंड हैविंग एन यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो खाली फॉर्मूला ही पूछा है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि स्लोप होता तो क्या होता है, ML/EI। डिफ्लेक्शन है, दिस इज फॉर थीटा, एंड डिफ्लेक्शन के लिए ML²/2EI, ये कपल के द्वारा। ठीक है, तो स्लोप का भी डिफ्लेक्शन का भी दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्लान है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इंडेक्स प्लान, की प्लान, सर्विस प्लान एंड लेआउट प्लान। तो इस केस में आपको कैसे सिलेक्ट करना है, देखना है कि कौन से प्लान क्या है। तो देखिए इसका आंसर कैसे सिलेक्ट करना है, तो आपको इसके बारे में प्लान पता होना चाहिए सबसे पहले। तो इंडेक्स प्लान किसको बोलते हैं,
जिसमें हम जनरल लेआउट ऑफ न्यू टाउन शोइंग द पोजीशन ऑफ रोड, मार्केट एंड हॉस्पिटल्स, पार्क एक्सेट्रा। तो जो जनरल लेआउट प्लान होता है जिसमें ये सब पोजीशंस मार्क होती है उसको कहते हैं इंडेक्स प्लान। ये सबसे पहले प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद की प्लान। की प्लान मीन्स कि डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर बिल्डिंग। तो की प्लान में हम पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं और उसका डिटेल्स गैदर करते हैं, उसको बोलते हैं की प्लान। नेक्स्ट है सर्विस प्लान। तो सर्विस प्लान का मीन्स डिटेलिंग ऑफ प्लम्बिंग सर्विस, वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, इस सब के प्लान को हम क्या कहते हैं? सर्विस प्लान। ये टाइप्स ऑफ प्लान है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से प्लान के अंदर क्या क्या कवर होता है। एंड लास्टली लेआउट प्लान। तो लेआउट प्लान में क्या होता है? लेआउट में हम ग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल द डिफरेंट यूनिट्स। तो ग्राउंड लेवल पे कौन सी पोजीशन कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन जब चेक करेंगे तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 हिंज आर्च एबीसी। तो एक 3 हिंज आर्च है। 3 हिंज आर्च में होते हैं कि 2 हिंज तो होता है दोनों एंड पे और 1 हिंज होता है क्राउन पे। स्पैन गिवन है 20 मीटर। स्पैन इज 20 मीटर। राइज कितना है? 4 मीटर। हिंजेस एट द एंड एट द सेंटर। हिंज तो सेंटर पे है और दोनों एंड पे है। अ ट्रेन ऑफ 2 पॉइंट लोड। तो कह रहे हैं कि एक ट्रेन है जिसमें 2 पॉइंट लोड मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसमें फॉरवर्ड में है 20 किलो न्यूटन का लोड और बैकवर्ड में 10 किलो न्यूटन का लोड। 5 मीटर अपर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 मीटर। क्रॉसेस दिस आर्च फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 20 किलो न्यूटन लोड लीडिंग एंड मैक्सिमम थ्रस्ट इंड्यूस्ड एट द सपोर्ट। तो इसमें हमें क्या करना है? दोनों तरफ रख के चेक करना है कि लोड की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पे होगी तो मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट होगा, और सिमिलरली राइट हैंड साइड में लोड की पोजीशन क्या होगी तो ये मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट होगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन के लिए चेक करेंगे। जब हमें लेफ्ट हैंड साइड में पहले रख के देखना है कि जब लोड लेफ्ट हैंड साइड में था तो क्या करना है? मोमेंट अबाउट ए फाइंड कर लेना है। ठीक है, ए बी और सी है, तो अगर हमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड करना है तो मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। हम जानते हैं कि यहाँ पे मोमेंट क्या होगा? मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो हम किसी पोजीशन पे रखेंगे और यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं आर सी की वैल्यू। दैट मीन्स सॉरी, ये सी है, ए बी सी गिवन है और ये बी है। तो अगर हम यहाँ पे मोमेंट लेंगे तो यहाँ पे तो मोमेंट 0 आएगा, क्योंकि यहाँ फोर्स को बचेगा कौन सा फोर्स? एक बचेगा आर सी एच और ये दोनों लोड। तो इससे हम आर सी की वैल्यू ही सिर्फ अननोन है, तो यहाँ से हम आर सी एच की वैल्यू, तो यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इसी लाइन पे एक्ट कर रहा है, तो सिर्फ आर सी बचेगा अननोन। बाकी ये दोनों लोड की वैल्यू तो हमें पता ही है और इसकी हम डिस्टेंस अननोन रखेंगे। तो आर सी इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आर सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स बाई 20। तो ये क्या है? ऑर्डिनेट ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। सिमिलरली मोमेंट एट बी, अब सेकंड टाइम हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो मोमेंट एट यहाँ पे भी 0 है मोमेंट एट बी, तो पहले हमने यहाँ फाइंड किया फिर यहाँ फाइंड करेंगे। तो मोमेंट एट बी जब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, इससे हमें क्या मिलेगा? एच मिल जाएगा। एच इज इक्वल टू आर सी इंटू 10/4 मिलेगा। ठीक, तो इस केस में भी हमें आरसी की वैल्यू मिलेगा, दैट मीन्स आरसी इंटू 10, यहाँ से आरसी इंटू 10 और प्लस h/4। तो इस तरफ तो कोई लोड है नहीं क्योंकि लोड है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से हमें h की वैल्यू के लिए इक्वेशन मिल जाएगा। दिस इज द ऑर्डिनेट, तो आरसी इंटू 10/4। ठीक है, तो ये h मिल गया। सिमिलरली जब हम इसको अब ये वैल्यू और यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं क्योंकि आरसी की वैल्यू हमारा x/20 है, तो अगर हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या मिलेगा? x/8। ठीक है, अगर हम आरसी की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो मिलेगा h इज इक्वल टू x/8। तो एक तो इक्वेशन ये मिला। सिमिलरली हम लोड को क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में प्लेस करेंगे और सेम हम आर ए की वैल्यू और एच की वैल्यू फाइंड, आर ए और एच की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब इससे आप एच की इक्वेशन को फाइंड करेंगे तो एच इज इक्वल टू आएगा 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 8। तो इस तरह से आप दोनों ही कंडीशन के लिए h की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। पहले वाले अगर लेफ्ट हैंड साइड में लोड है तो h इज इक्वल टू आ रहा है x/8, और अगर राइट हैंड साइड में है तो h इज इक्वल टू आ रहा है 20 माइनस x/8। अब x की वैल्यू को दोनों कंडीशन में डाल के देखेंगे कि h की वैल्यू मैक्सिमम किस में आ रही है। तो मैक्सिमम कब आ रहा है? मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है? तो ये है 31.25 किलो न्यूटन। राइट, इस तरीके से आपको फाइंड करना है कि दोनों में से कौन से कंडीशन में h की वैल्यू ज्यादा है। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा 31.20।
25 किलोन्यूटन। नेक्स्ट है द बेस ऑफ अ पेंट इज। नाउ जब पेंट की बात करते हैं तो बेस क्या होता है? मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड में कौन कौन सा है? जैसे व्हाइट लेड, रेड लेड, जिंक व्हाइट, टाइटेनियम व्हाइट, ये सब क्या है? बेस है। तो अभी हम डिस्कस किया, ये हो जाएगा व्हाइट लेड। सो व्हाइट लेड विल बी द राइट आंसर। बाकी लिंसीड आयल, पॉपी आयल, टंग आयल, नेट आयल, ये सब क्या है? व्हीकल है। दीज आर व्हीकल। इसमें आपको एक याद रखना है कि टर्पेंटाइन आयल जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो क्वेश्चन में कई बार क्या आता है, आपको ये आयल दे देगा, लिंसीड आयल, पॉपी आयल, टंग आयल, और एक दे देगा टर्पेंटाइन आयल, पूछेगा विच वन इज नॉट अ व्हीकल या बाइंडर, कौन सा नहीं है। तो याद रखिए टर्पेंटाइन आयल जो होता है वो एक सॉल्वेंट होता है, वो व्हीकल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन फॉर रिडंडेंट स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो इन्फ्लुएंस लाइन चाहे डिटरमिनेट के लिए हो चाहे इनडिटरमिनेट के लिए हो, दोनों के लिए हम यूज करते हैं म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बार पूछा गया है। तो फॉर दैट म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल इज यूज्ड। पार्ट ऑफ द ब्रिक विच हैज हाफ हेडर फेस एंड हाफ स्ट्रेचर फेस। दोनों में से हाफ हाफ है, तो हाफ हाफ अगर कट कर दिया गया, ऐसा कट कर दिया गया, तो हेडर भी हाफ हो गया और स्ट्रेचर भी हाफ हो गया। हेडर भी आप यहाँ पे हाफ देख सकते हो और स्ट्रेचर भी यहाँ पे हाफ देख सकते हो। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं किंग क्लोजर। और क्वीन क्लोजर में कैसा होता है? बिल्कुल हाफ। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से कट कर दोगे उसको कहते हैं क्वीन क्लोजर। सो क्वीन क्लोजर समझ गए? क्वीन क्लोजर में बिल्कुल हाफ ऑफ द विड्थ, किंग क्लोजर में हाफ ऑफ विड्थ एंड हाफ ऑफ लेंथ, तो इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल बे पोर्टल फ्रेम। सिंगल बे पोर्टल फ्रेम है इस तरह का, हाइट h है, फिक्स्ड एट बेस, तो बेस में फिक्स सपोर्ट है दोनों में, सब्जेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डेल यहां से आ रहा है एट टॉप, द बेस मोमेंट डेवलप। तो बेस मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है? अगर आप डिस्प्लेसमेंट अलाउ कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से कितना डेवलप होता है? 6EI/L स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जनरली। अगर डिस्प्लेसमेंट अलाउ कर रहे हो, आप डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो फार एंड पे मोमेंट जनरेट होता है वो होता है 6EI/L स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है जनरली। तो किसके प्रोपोर्शनल पूछ रहा है? तो यहाँ पे h के साथ क्या रिलेशन है? तो h के साथ यहाँ पे क्या रिलेशन है? L। तो स्क्वायर टाइम्स मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/h स्क्वायर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पर्ट एनालिसिस द प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज नेगेटिव। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर z की वैल्यू की यहाँ बात कर रहा है। z क्या होता है? ऑब्जर्वेशन माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज वैल्यू ऑफ z। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट प्लॉट करते हैं, ये x मीन पे z की वैल्यू क्या होती है? 0। इसके इधर जाएंगे तो पॉजिटिव z, इसके इधर नेगेटिव z। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर नेगेटिव है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नेगेटिव है तो क्या होगा? इसकी चांसेस क्या होंगे? दोनों सेम होता है। अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर 0 है तो 50-50 चांस है, दैट मीन्स मीन पे है, तो 50% चांस है कि कंप्लीट होगा टाइम पे, और 50% चांस नहीं भी है, कंप्लीट टाइम पे नहीं होगा। तो फॉर 50-50 प्रोबेबिलिटी z शुड बी 0, फॉर लेस देन सो z विल बी लेस देन 0। सो z की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 0, फॉर मोर देन 0 z वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। तो तीनों कंडीशन के लिए आप समझ गए, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। विच इज द यूनिट मैट्रिक्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल 1 के बराबर हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल तीनों में 1 के बराबर है। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेम हो और यूनिट मैट्रिक्स में 1 हो। तो यूनिट मैट्रिक्स भी पूछ रहा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन है। आइडेंटिटी में क्या है, यहाँ पे 5-5-5 भी होता तो भी ये आइडेंटिटी कहलाता, बट यूनिट में क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल डायगोनल 1 के बराबर होगा। तो डी इज द राइट आंसर। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इंक्लूड। तो सर्विसिबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? डिफ्लेक्शन और क्रैक तो होता ही होता है, वाइब्रेशन और फायर भी होता है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 54th पे। नेग्लेक्टिंग एक्सियल चेंज, एक्सियल डिफॉर्मेशन को यहाँ पर नेग्लेक्ट किया है, तो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी क्या होता है? 3j माइनस r। ज्वाइंट कितना है? 1 2 3 एंड 4। 4 ज्वाइंट है, तो 3 इंटू 4 माइनस r रिएक्शन, तो 3 3 और 3, तो 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3
अब क्या है कि एक्सेल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर को माइनस करेंगे। तो कितने मेंबर हैं, 1 एंड 2, तो ये कंटिन्यूअस मेंबर है, तो 2 मेंबर है, तो 2 मेंबर को यहाँ पे माइनस करना है। अगर एक्सेल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट नहीं करते तो कितना होता, 3, और एक्सेल डिफॉर्मेशन को अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो अगर नंबर ऑफ मेंबर को हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनल 1। सो आंसर इज सी। In steel structures, the thickness of the base plate in a column base is determined from, कह रहा कि इन स्टील स्ट्रक्चर थिकनेस ऑफ बेस कैसे फाइंड करते हैं। थिकनेस ऑफ बेस के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि एज कोड के क्लॉज नंबर में गिवन है। अगर हम 2007 की बात करें तो क्लॉज नंबर 7.4 800 2007 में 4.3.1 क्लॉज में गिवन है। इसका फॉर्मूला होता है जनरेट 2.5 इंटू डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस 0.3b होल स्क्वायर इंटू गामा एम नॉट डिवाइड बाई एफ वाई का अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है जनरली। और ये फॉर्मूला किस पे बेस्ड है, तो ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पे बेस्ड है। हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट को इक्वेट कर रहे हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉर लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चरल सिस्टम द मिनिमाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो मिनिमाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से क्या मिलता है हमें, तो ये सिंपल है, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन किस पे बेस्ड है, जिसमें हम स्ट्रेन को मेजर करते हैं, स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट इसको मेजर करते हैं। तो ये हमारे मेजरमेंट का अननोन्स होता है। और इक्विलिब्रियम में हम फोर्स को अननोन मानते हैं, फोर्स को इक्विलिब्रिएट करते हैं कि वाई डायरेक्शन का फोर्स इक्वल होना चाहिए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, तो वो होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन में हम स्ट्रेन को यूज करते हैं और ये देखते हैं कि हर एक पार्ट में इक्वल स्ट्रेन है विदाउट बीइंग डिफॉर्म्ड। जब हम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोई भी लेयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ज्यादा डिफॉर्म हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर, तो इसलिए होल्स को, पंचेस को अवॉइड करना होता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ लीज है, इसको यहाँ पे आपको मैच करना है। तो टाइप्स ऑफ लीज के लिए बिल्डिंग लीज किसको बोलते हैं, द लीज होल्डर डज नॉट हैव राइट टू स्पेंड मनी ऑन द कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग लीज का अगर आपको मिला है या फिर अगर आप बिल्डिंग लीज पे कोई बिल्डिंग लेते हैं तो उसमें आप अपना पैसा से उसको कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सेकंड है ऑक्यूपेशनल लीज। ऑक्यूपेशनल लीज में क्या होता है, लीज होल्डर कैन इरेक्ट अ बिल्डिंग। अगर आपने ऑक्यूपेशनल लीज लिया है तो उस केस में आप बिल्डिंग बना सकते हैं। सब लीज में क्या होता है, लीज होल्डर में रेंडर लीज होल्ड प्रॉपर्टी, तो इस केस में आप होल्ड प्रॉपर्टी को लीज कर सकते हो। एंड लास्ट इज लाइफ लीज मतलब जब तक लाइफ है तब तक आपके नाम पे लीज रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ द लीज इज गिवन अंटिल डेथ, तब तक वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे रहेगा, उसके बाद आपके डेथ के बाद खत्म हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन आरसी के लिए पूछा है, तो आरसी का है ये। तो आरसी के लिए सपोर्ट रिएक्शन जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो एक चीज तो हम जानते हैं कि हमेशा 1 पे, दैट मीन्स जिस पॉइंट के लिए हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करें वहां पे ऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो देखिए ये कंडीशन, तो आपको पहले सारे कंडीशन देखना है। अच्छा, अगर हम इसमें म्यूलर-बेयस्टोव प्रिंसिपल यूज करते हैं तो सी पे ऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 1। तो सी पे ऑर्डिनेट किस किस में 1 है, एक तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 1 ऑर्डिनेट बी पे है और सी पे 0 है, तो ये हो नहीं सकता। हाँ, इसमें है ऑर्डिनेट 1, इसमें भी है 1 और इसमें भी है 1, तो ये तीनों आ सकता है। बाकी देखते हैं कैसा, कि अब देखिए अगर हम सपोर्ट को यहाँ पे इंड्यूस करते हैं तो क्या होता है, और फिर हम देखेंगे अगर हम सपोर्ट को यहाँ पे इंड्यूस करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम इन सभी को इक्वेट करेंगे तो देखेंगे कि सपोर्ट चाहे हम यहाँ इंड्यूस करें चाहे फिर यहाँ इंड्यूस करें, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जहाँ पे सपोर्ट होगा वहाँ पे 0। इस केस में क्या किया गया है, सपोर्ट को यहाँ पे इंड्यूस किया गया है, और अगर आप सपोर्ट को यहाँ पे इंड्यूस कर रहे हो तो यहाँ पे 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि आप यहाँ पे 1 है तो अगर आप ऑर्डिनेट को इधर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे 1.5 होगा, और सपोर्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे -1 होगा और फिर वो ऐसे ज्वाइन करेगा। तो अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को तो आप इसको इजीली ऑर्डिनेट यहाँ से देख के बता सकते हैं, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेट भी कर सकते हैं बट यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। म्यूलर-बेयस्टोव प्रिंसिपल क्या कहता है, जहाँ पे भी सपोर्ट है वहां पे ऑर्डिनेट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्रोप्ड कैंटिलीवर। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है,
वर्टिकल कंसंट्रेटेड लोड कहाँ पे है? मिड स्पैन पे। तो कह रहा है कि कोलैप्स लोड फाइंड कीजिए। तो ये तो सिंपल है, कोलैप्स लोड फाइंड करने के लिए क्या होता है? एक्सटर्नल वर्क डन और इंटरनल वर्क डन को इक्वेट करना है। तो देखिए एक्सटर्नल वर्क डन कितना है? लोड इनटू डिफ्लेक्शन। तो अगर इसके लिए प्लास्टिक हिंज की बात करें तो एक प्लास्टिक हिंज यहाँ फॉर्म होगा, एक प्लास्टिक हिंज यहाँ फॉर्म होगा, ये तो ऑलरेडी हिंज ही है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो 2 थीटा के बराबर, अगर स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे थीटा के बराबर स्लोप, और यहीं पे एमपी वर्क यहाँ पे और 2 एमपी वर्क यहाँ पे। 3 एमपी वर्क हो गया इंटरनल के लिए। तो P इंटू डेल, P इंटू दिस इज डेल, तो P इंटू डेल इज द एक्सटर्नल वर्क डन, और इंटरनल की बात करेंगे तो 3 एमपी थीटा। तो 2 थीटा के लिए हमें 2 एमपी के वर्क करना पड़ेगा, 1 एमपी इसके लिए और 1 एमपी इसके लिए, इसलिए यहाँ पे टोटल हो गया 3 एमपी थीटा। अब जब हम इसको इक्वेट करेंगे, दैट मींस इस डिफ्लेक्शन को अगर हम थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू L/2 थीटा इंटू P इज इक्वल टू 3 एमपी थीटा। ठीक है, थीटा थीटा को कैंसिल करो, यहाँ पे जब हम P फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 6 एमपी बाई L, तो इसलिए आंसर हो जाएगा B। ठीक है, 6 एमपी बाई L। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल बीम ये दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। तो कंट्राफ्लेक्चर कह रहा है कितने डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन की वैल्यू भी गिवन है, लोडिंग की वैल्यू भी गिवन है। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं। आप इस लोड को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लें, जब भी ओवरहैंगिंग का केस आए तो लोड को आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। तो लोड यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 किलो न्यूटन का लोड यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे एक मोमेंट आ जाएगा। मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 10 इंटू 0.5, दैट मीन्स 5 किलो न्यूटन मीटर। आपको रिएक्शन की वैल्यू ऑलरेडी नोन ही है, तो एक आप मोमेंट का इक्वेशन यहाँ पे जनरेट कर लीजिए। मोमेंट का इक्वेशन कैसे बनेगा? तो यहाँ पे दे रखा है 16, तो 16 इंटू एक्स माइनस, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है, बाकी सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बाकी ये 5 तो मोमेंट ही है, -5 माइनस 10 एक्स इज इक्वल टू 0। इसको जब पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें एक एक्स की वैल्यू मिलेगी कि एक्स कितनी वैल्यू पे ये इज इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू एक्स से फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा 5/6 पे, दैट मीन्स 5/6 फ्रॉम हेयर, बिकॉज वी हैव टेकन एक्स फ्रॉम बी। हमें पूछा गया कि एंड ए से, तो एंड ए से 1.5 माइनस 5/6 करेंगे तो 1.5 है ना, ये 1.5 माइनस 5.6, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.66666। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिबेट्स अंडर कंबाइंड स्ट्रेस। तो रिबेट है अंडर कंबाइंड स्ट्रेस मस्ट बी सिलेक्टेड टू अ लिमिट एज। तो इसमें IS 800 1984 में भी क्लॉज गिवन है और 2007 वाले में भी क्लॉज गिवन है। मैं दोनों के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। 1984 की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्लॉज नंबर है 8.9.4.5, और अगर 2007 की बात करें तो इसके लिए क्लॉज है 11.6.2.5। मैं दोनों क्लॉज आपको पिक्चर में दिखाता हूँ और आंसर इसका है डी। एक बार हम पिक्चर में देखते हैं। देखिए ये है IS 800 का, IS 800 का 2007 का। ये क्लॉज कहता है कि बोल्ट है, ये स्पेशली बोल्ट के लिए है। तो बेसिकली ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिवेट पूछा है, बट बोल्ट और रिवेट के लिए सेम ही क्लॉज हमेशा स्पेसिफाई किया जाता है। तो IS 800 2007 इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बोल्ट, नॉट फॉर रिवेट। तो अगर बोल्ट के लिए पूछता तो क्या होता है? FSB डिवाइड बाई FSAB, FASB का होल स्क्वायर, FTB डिवाइड बाई FATB का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको एक क्लॉज दिखाया। अगर हम बात करें IS 800 1984 की, क्लॉज नंबर ये क्या कहता है? कंबाइंड शियर एंड टेंशन। तो रिवेट एंड बोल्ट दोनों के लिए इसने स्पेसिफाई किया है। तो क्या है? टाउ VF डिवाइड बाई टाउ VF, टाउ TF डिवाइड बाई टाउ T डिवाइड बाई टाउ TF शुड नॉट एक्सीड 1.4। बस यही क्वेश्चन में था, इट शुड नॉट एक्सीड 1.4। तो अगर आपको 1.4 भी याद है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। 1.4 इन IS 1984 एंड 2007 में वैल्यू 1 के बराबर, और 2007 वाले में यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है दोनों टर्म में। तो आप दोनों से याद रखिए कि बोल्ट के लिए अगर पूछता है तो आपको बात का याद रखना है, 1 याद रखना है, और अगर बोल्ट एंड रिवेट के लिए कोई पूछे तो आपको याद रखना। नेक्स्ट है एक्सकवेशन वाज बीइंग कैरिड आउट फॉर अ फाउंडेशन
एक्सकेवेशन वाज बीइंग कैरिड आउट फॉर द फाउंडेशन ऑन अ प्लास्टिक क्ले। तो एक्सकेवेशन है, कह रहा है कि एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ, यूनिट वेट है सॉइल का 22.5। फेलियर अकर्ड व्हेन अ डेप्थ, तो फेलियर कहाँ पे हुआ, मतलब एक्सकेवेशन का जो स्लाइडिंग है वो कब स्टार्ट हुआ, 8.10 मीटर पे। कह रहा है कोहेशन की वैल्यू क्या है, जब 5 की वैल्यू 0 है। हम जानते हैं कि अनब्रेस्ड डेप्थ कट का फॉर्मूला वो यहाँ पे इक्वेट कर देना है और उससे हमें डेप्थ मिल जाएगा। तो डेप्थ ऑफ टेंशन करेक्ट की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, डेप्थ ऑफ टेंशन करेक्ट इज 4c डिवाइड बाय गामा इंटू अंडर रूट के। और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि 5 इक्वल टू 0 है। तो के क्या होता है, 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5। तो 5 की वैल्यू 0 कितनी होती है, 0, 1 माइनस 0 1 डिवाइड बाय 1। तो के की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, 4c अपॉन गामा। तो 4c अपॉन गामा की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 8, और गामा की वैल्यू कितनी है 22.5। तो जब इसको आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू मिल जाएगी एंड c इज 45.6। नेक्स्ट देखिए IS 875 के सभी पार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पार्ट 1 है डेड लोड के लिए, पार्ट 2 है लाइव लोड के लिए, पार्ट 3 है विंड लोड के लिए, पार्ट 4 है स्नो लोड के लिए, और पार्ट 5 है लोड कॉम्बिनेशन के लिए। इस तरह से आप इसको कॉम्बिनेशन टिक कर सकते हैं। पार्ट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछ रहा है पॉइजन रेशियो फॉर अ सॉइल सैंपल 1 एंड 2 फाइंड करना है आपको। रेशियो दिए गिवन है μ1 और μ2 का 1.5 और 1 माइनस μ1 और 1 माइनस μ2 की वैल्यू इतना गिवन है। द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, दोनों सॉइल का पूछा है। तो हम जानते हैं कि K नॉट कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज इक्वल टू μ अपॉन 1 माइनस μ होता है। बस इसका रेशियो फाइंड करना है। तो K1 अपॉन K2 जब हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, μ1 डिवाइड बाई μ2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस μ2 अपॉन 1 माइनस μ1। बस आपको यहाँ पे μ1 और μ2 की वैल्यू गिवन है 1.5, तो 1.5 और 1 माइनस μ2 अपॉन 1 माइनस μ1। तो इसको आपको रिवर्स कर देना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.875। तो इसको आप कट करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.7143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द डिजाइन ऑफ ए स्टील स्ट्रक्चर फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग एनी मेंबर द लोड जनरेटेड ड्यू टू सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट के लिए कौन कौन सेकेंडरी इफेक्ट की वजह से किन वजह से सेकेंडरी इफेक्ट जनरेट होता है। तो अगेन IS 800 इसके बारे में क्या कहता है हम देखते हैं। तो देखिए ये है सेकेंडरी इफेक्ट जनरेट होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से फ्रॉम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा एक तो उसकी वजह से होता है। डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एज ए होल और इट्स कंपोनेंट, तो सिर्फ कंपोनेंट की वजह से भी और एज अ होल भी जो भी डिफरेंशियल सेटलमेंट होते हैं उसकी वजह से भी सेकेंडरी इफेक्ट आता है। तीसरा है सेंट्रिक कनेक्शन। नेक्स्ट है रिजिडिटी ऑफ द जॉइंट और डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट अजम्पशन। तो रिजिडिटी ऑफ जॉइंट, सेंट्रिक करेक्शन, डिफरेंशियल सेटलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ये हो गए आंसर्स। अब देखते हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, तो ये राइट आंसर है। और कौन सा है, डिफरेंशियल सेटलमेंट, ये भी राइट आंसर है। दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। एक्सीडेंटल लोड के बारे में कोई जिक्र नहीं है, एसेंट्रिक लोड के बारे में यहाँ पे है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 विल बी द राइट आंसर, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ सैंडी सॉइल यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल द वाइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट एंड डेंसेस्ट स्टेट। तो ई मैक्स की वैल्यू, ये अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है स्फेरिकल पार्टिकल के लिए, आपको ये याद रखना है। ये क्वेश्चन में कई बार इंडिविजुअली पूछा जाता है कि ई मैक्स की वैल्यू बताओ स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ सैंड के लिए। तो ई मैक्स यहाँ पे 0.91 है, ये फिक्स वैल्यू होता है, और ई मिनिमम हमेशा 0.35 होता है। डेंसेस्ट स्टेट में ये इसको बोलते हैं डेंसेस्ट स्टेट, इसको बोलते हैं लूजेस्ट स्टेट। लूजेस्ट स्टेट में ई मैक्स की वैल्यू होगा और डेंसेस्ट स्टेट में ई मिनिमम की वैल्यू होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम फोर्स, प्राइम फोर्स अभी कई बार क्वेश्चन पूछा था। प्राइम फोर्स किसके द्वारा जनरेट होता है, कनेक्शन लूज होने पे ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कनेक्शन देयर इज एडिशनल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू टेंसाइल फोर्स जनरेटेड एंड व्हिच इज कॉल्ड प्राइम फोर्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन सीपीएस वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। और यहीं पे अगर सीपीएस की जगह डिस्चार्ज वेलोसिटी होता, डिस्चार्ज वेलोसिटी, तो डार्सी लॉ यूज करते, तो उसको हम क्या कहते हैं, के। डार्सी लॉ क्या कहता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे के इंटू आई लगाया जाता है। तो यहाँ पे के कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है एंड वी इज हियर डिस्चार्ज वेलोसिटी। और
डिस्चार्ज वेलोसिटी और उसमें क्या रिलेशन होता है, तो सीपेज वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी. सो coefficient of percolation is coefficient of permeability divided by porosity, right? So this is the coefficient of percolation is the right answer. Next is in a steel plate with bolted connection, the rupture of net section या फिर yielding of gross section और shear failure, ये तीनों मोड किसके लिए हैं, टेंशन फेलियर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 mm स्क्वायर बियरिंग प्लेट. तो बियरिंग प्लेट बियरिंग टेस्ट किसके लिए होता है, सेटलमेंट फाइंड करने के लिए या फिर बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए. तो प्लेट की साइज है 300 mm, सेटलमेंट गिवन है 21 mm, कोहेसिव सॉइल पे किया गया है, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इतना है, सेटलमेंट ऑफ प्रोटोटाइप सैलो फुटिंग. अगर कह रहा है कि फुटिंग का सेटलमेंट बताइए, जब आपको प्लेट की सेटलमेंट यहाँ पता चल गई है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको सिंपल सा याद रहना चाहिए कि कैसे हम रिलेट करते हैं सेटलमेंट ऑफ फुटिंग को सेटलमेंट ऑफ प्लेट से. तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कुछ इसमें खास नहीं है. SF अपॉन फॉर्मूला होता है इसका SF सेटलमेंट ऑफ फुटिंग डिवाइड बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग डिवाइड बाय विड्थ ऑफ प्लेट. इसमें आपको जो लोग वैल्यू गिवन है वहां पे इंसर्ट कर देंगे. तो सेटलमेंट ऑफ फुटिंग गिवन है कितना, ये हमें फाइंड करना है. सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, सेटलमेंट ऑफ प्लेट गिवन है हमें 21, विड्थ ऑफ फुटिंग गिवन है हमें 1 मीटर और विड्थ ऑफ प्लेट है पता है हमें मीटर में 0.3. इससे हम फाइंड करेंगे SF की वैल्यू. तो SF की वैल्यू आएगी 70 mm. ठीक है, तो इस तरीके से आप सेटलमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इसके साथ हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 71 टू लास्ट 125 क्वेश्चन. थैंक यू ऑल. वीडियो कैसा लगा हो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. कुछ और जानना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट. वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. क्वेश्चंस जनरली हमेशा ही किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए आप इसको ये मत सोच के देखिए ये सिर्फ यूपी के लिए एप्लीकेबल है या फिर यूपी में ही वैलिड है. किसी भी एग्जाम को आप अगर देखें तो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, इस एग्जाम को उस एग्जाम में, उस एग्जाम को उस एग्जाम में. बट मेरा प्रयास यही है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी हर क्वेश्चन में डिस्कस किया जाए, ताकि आपको ये पता हो कि इस टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, ताकि आप किसी भी एग्जाम में इजीली क्रैक कर सकें. थैंक यू ऑल. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू ऑल. थैंक्स फॉर द वॉचिंग.